नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और यूपी में ओवैसी फैक्टर, आखिर ओवैसी ने यूपी में अपनी एंट्री तो कर दी है, लेकिन ओवैसी की ललकार आखिर किसे नुकसान पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि बीजेपी भी मुस्लिम और यादव वोट को साधने की कोशिश कर रही है, वही विपक्षी दल भी मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी यदि आते हैं, ओवैसी ने अपनी ललकार भर दी है, ऐसे में अगर ओवैसी की एंट्री हुई है तो विपक्षियों को सबसे ज्यादा फायदा नुकसान होगा। जी हाँ, नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ वागीशा। और शतरंज की बसात पर ही ऊंट तिरछा नहीं चलता, चाहे अनचाहे राजनीति के मैदान में भी ऐसी स्थिति बन जाती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मोर्चा सजाने के लिए उतरे असदुद्दीन ओवैसी खड़े तो भारतीय जनता पार्टी के सामने नजर आते हैं, लेकिन तिरछी मार विपक्षी खेमे पर पड़ सकती है। पश्चिम के साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाले पूर्वांचल में ओवैसी की आहट से सुबह के सियासी समीकरण अंगड़ाई लेते हुए नजर आ रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून के बाद 2022 में हो रहे विधानसभा चुनाव में AIMIM मुखिया 19% मुस्लिम मतों के मजबूत हिस्सेदार बन सकते हैं। ये हालात तब बन रहे हैं जब भाजपा के खिलाफ विपक्षी दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं और उनकी नजर मुस्लिम वोटों पर है। सपा यादव मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत रखते हुए मुसलमानों को अपनी ओर खींचने की कोशिश में है, तो बसपा दलित के साथ मुस्लिम को अपने पाले में लाने लगी है। तो कांग्रेस की नजर भी अल्पसंख्यक मतों में हिस्सेदारी पर है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि 19% मुस्लिम मत यदि एक तरफा किसी एक दल के पाले में गया तो कई सीटों पर सत्ताधारी भाजपा के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। इसी बीच ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए ताल ठोककर मुस्लिम मतों के बिखराव की संभावना प्रबल कर दी है। ओवैसी यूपी में वह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के जन भागीदारी मंच के साथ छोटे दलों को साधने में जुड़े हुए हैं। इस गठबंधन का भविष्य अभी संशय में है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार 100 सीटों पर लड़ने का मन बनाया है। पिछली बार सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस करने वाली ओवैसी की पार्टी अब की बार पूर्वांचल की ओर भी कदम बढ़ा दिए हैं। सभी जगह अपने कार्यालय खोल रहे हैं। ऐसे में ओवैसी फैक्टर यूपी की सियासत में कितना असर डालेगा, इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर यूपी में ओवैसी फैक्टर कितना काम करेगा। आखिर यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती ललकार किसे नुकसान पहुंचाएगी, ये बड़ा सवाल है। आखिर बिहार की तरह यूपी की मुस्लिम बहुल्य सीटों पर ओवैसी की नजर है, तो ये जो नजर गड़ी हुई है मुस्लिम वोटों पर, वो किसे नुकसान पहुंचाएगी? क्योंकि विपक्षी दल कहता है कि ओवैसी भाजपा के साथ है, लेकिन अगर मुस्लिम वोटों के लिए ओवैसी आए हैं तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी दल मुस्लिमों को साधने में लगे हुए हैं, विपक्षी दलों को तो नुकसान होगा ही, लेकिन भाजपा को भी इसका नुकसान होगा। लेकिन ज्यादा नुकसान किसे उठाना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में अपनी हुंकार भर दी है, ललकार भर दी है। ऐसे में बात करें तो चलिए आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ सपा से पक्ष रखने के लिए शशांक यादव जी जुड़ चुके हैं। शौकत अली जी यूपी प्रदेश अध्यक्ष AIMIM पार्टी से हैं हमारे साथ। रणधीर सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित त्रिपाठी, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक कर रही हूँ मैं अमित जी की। और अमित जी, बात करें तो अगले साल यूपी में चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां मुस्लिमों को और यादव को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी ललकार भर दी है। अब छोटे दलों को साधेंगे सुहेलदेव पार्टी के साथ और 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में क्या लगता है, ओवैसी किसे नुकसान पहुंचाएंगे ज्यादा? मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि ओवैसी जी की जहां तक बात है, ओवैसी एक बड़े नेता हैं और जिस समुदाय से वो आते हैं उसमें वो काफी लोकप्रिय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ये उन्होंने उत्तर प्रदेश में आया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको सीधे चुनौती दी कि हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो जहां तक कि ये चुनौती को हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी स्वयं स्वीकार किया और मुख्यमंत्री जी के साथ साथ
पूरे कार्यकर्ताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ओवैसी जी अपनी बात कह रहे हैं, ओवैसी चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनकी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। और जहां तक की फायदे नुकसान की बात है, भारतीय जनता पार्टी फायदे नुकसान की चिंता नहीं करती है। जहां तक कि आप जाति और धर्म की बात कर रहे हैं, ये जाति धर्म तो उसी समय ध्वस्त हो गए थे जिस समय देश की कमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संभाली थी। जाति धर्म सब चकनाचूर हो गए थे, इसीलिए इतनी बड़ी जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी में। इसीलिए देखिए, ये लोग मुसलमानों को ठगने वाले लोग हैं। आज ओवैसी हो चाहे अखिलेश यादव जी हो, ये लगातार आप प्रदेश की जनता है, मुसलमान भी जानता है कि इनको सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इन लोगों ने प्रयोग किया। आज भी मुसलमानों की क्या स्थिति है वो पूरा देश जानता है, पूरे मुसलमान जानते हैं। इसीलिए आज मुसलमान जो बीजेपी के लिए जो विपक्ष बीजेपी का डर दिखा के उनसे वोट लेती थी, आज मुसलमान भाई भी हमारे काफी सजग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से भी मुसलमान भाई हमारे जुड़ रहे हैं। और सीधी सी चुनौती, भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में दोबारा वापसी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्थिति खराब नहीं है। स्थिति खराब है जो आज गठबंधन की तरफ देख रहे हैं, जो दर दर जाके माथा टेक रहे हैं। आज इन लोगों के लिए चुनाव जीतना या हारना मुद्दा नहीं है। आज जो इनका खोया हुआ वजूद है उसको पाने का कहीं ना कहीं प्रयास है। लेकिन ओवैसी ने चुनौती दी है योगी आदित्यनाथ को कि अगले साल मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अमित जी देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा, उन्होंने चुनौती दी है, हमने चुनौती को स्वीकार किया है और उस चुनौती का जवाब 2022 में प्रदेश की जनता देगी। मैं तो कहना चाहता हूँ, ओवैसी जी तो मुसलमानों के बहुत बड़े ठेकेदार बनते आ गए हैं, लेकिन अगर ओवैसी जी से पूछे कि आज हैदराबाद में मुसलमानों की बेरोजगारी दर बताए ना, आज मुसलमानों के उन्होंने कौन सी योजना वहां पर चलाई। आज सत्ता में भी नहीं है वो, केवल मुसलमानों के ठेकेदार बनकर अगर आप सत्ता पे ठेकेदार बन रहे हैं मुसलमानों के, अमित जी मुसलमानों के ठेकेदार बन रहे हैं, क्या योजना हैदराबाद में चलाई है? इस आपके तमाम सवालों के जवाब के लिए शौकत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओवैसी पार्टी से पक्ष रखने के लिए। शौकत जी, आपकी ओर रुख कर रही हूँ मैं। अमित जी का कहना है कि मुस्लिमों को ठगने वाले योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। मैडम, सबसे पहले तो ये महोदय को मैं बता देना चाहूंगा, ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के हितैषी है। बीजेपी सरकार जो झूठा नारा दिया था, ये महज एक नारा था। विकास के नाम पर कम बीजेपी जीरो है। अभी आपने देखा कोरोना की सेकेंड वेव में लखनऊ के अंदर लोग तड़पते रह गए ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन नहीं मिला। शौकत जी, आपकी आवाज थोड़ी सी अगर आप लाउड करेंगे तो मैं भी सुन पाऊंगी और दर्शक भी सुन पाएंगे। अभी आपने देखा कि कोरोना के सेकेंड वेव में बीजेपी की सरकार यहाँ की आवाम को न दवा दे पाई, न ऑक्सीजन दे पाई, न बिस्तर दे पाई। इनके मिनिस्टर मर गए दवा इलाज के बगैर, यहाँ की जनता मर गई, लाशों के लिए लकड़ियां नहीं दे पाए, जमीनें नहीं दे पाए, गंगा में लाशें तैर रही थी। ये लोग विकास की बात करते हैं, ये एक फर्जी बातें हैं, झूठी और छलावे की बात है। इन लोगों को विकास की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, नफरत की जहाँ तक की बात है कि हमारे देश के अंदर 2014 में जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, यकीनन देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा हुआ है। मुसलमानों की लिंचिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्यों नहीं लिंचिंग पे कानून बनाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात ये नहीं मानते। लिंचिंग पे कानून नहीं बनाएंगे। गाय के नाम पर मुसलमानों को मार दिया जाता है, दलितों को मार दिया जाता है, बहू बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती है। रात को औरतों की लाशों को ये जला देते हैं, उनके परिवार की गैर मौजूदगी में। ये लोग क्या बात करेंगे? और रही बात जो इन्होंने कहा है कि हैदराबाद के अंदर मुसलमानों के लिए ओवैसी ने क्या किया है, मैं ये महोदय से कहूँगा कि एक बार आप हैदराबाद का सफर कीजिए। अगर आपके पास किराया नहीं है तो मैं आपको किराया देता हूँ, होटल में रुकने का इंतजाम भी करता हूँ। शौकत जी बुला रहे हैं आपको। ये तो नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किराया दे पाए। अभी आप उतने बड़े नेता नहीं बने हैं जहाँ आपकी हैसियत है उतनी।
आप पहले खुद किराया ढूंढ के हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं, पहले आप बताइए कि आप कितनों से किराया लेके आए हैं, आपकी हैसियत क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? आप लोगों की हैसियत कुछ नहीं है, आपको कोई सुनता नहीं है। आप तो वो लोग हैं जो 15 मिनट में पुलिस हटाने की बात करते थे, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री हैदराबाद में घुस के चलाया, तुम्हारी हैसियत नहीं हुई कि तुम कुछ कर पाओ, केवल और केवल टीवी पर बैठ के बकवास करना जानते हो। विकास नहीं हुआ हैदराबाद में, तो वो कह रहे हैं मैं किराया देता हूँ हैदराबाद का, एक बार जनाब नहीं आइए नहीं, तो हैदराबाद। देखिए सुनिए, ये उस मुसलमान को किराया दे जाकर जो आज पंचर बना रहा है मुसलमान, उसको किराया नहीं देंगे, उसके लिए कोई योजना नहीं चलाएंगे। ये हमको किराया नहीं दे, जिनके ये ठेकेदार बनते हैं, जाके उनकी स्थिति को सुधारें। आज वो शिक्षित क्यों नहीं है, इसकी चिंता करें। आज उनके घर में खाने को नहीं है, तो उसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? ये किराया देने की बात करते हैं, जेब में खुद के चवन्नी नहीं है, दूसरे के किराए पर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए हैं, टीवी पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पहले खुद के तो चरित्र और चेहरे को सही कर लीजिए, उसके बाद दूसरे को किराया दीजिएगा। पहले जिसके ठेकेदार बन गए उनकी स्थिति को सुधार दीजिए, उनके यहाँ किराया देने लगिए। मुस्लिमों के ठेकेदार आप बनते हैं तो पहले उनका विकास कीजिए। अगर इनकी बात खत्म हो गई हो तो मैं अपनी बात जी करूं, कहिए। क्योंकि मेरी आदत नहीं है इस तरीके से बात करने की। जी मैं टिप्पणी करेंगे तो आप माफ कीजिएगा, आप डिबेट करिए, मत कीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो आपको जवाब सुनना पड़ेगा। भाई साहब मेरी पूरी बात हो जाए, आपको जितना बोलना है बोलिएगा। चलिए शौकत जी कहिए जल्दी से। मुझे मालूम है कि बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ अच्छा शौकत जी मैं आपके पास आ रही हूँ। मेरी बात खत्म नहीं हुई। शौकत जी मैं आपके पास 2 मिनट में वापस आ रही हूँ। शौकत जी रमेश जी खड़े हो जाते हैं, वो आज हमको ज्ञान बता रहे हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम किया। आज मुसलमान अशिक्षित क्यों है? नहीं, आज क्यों नहीं, शिक्षा में इतना पीछे क्यों है, आज बेरोजगारी में इतना पीछे क्यों है? इस पर जवाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा से डरा कर एक वोट बैंक के तौर पर 70 सालों से उनको प्रयोग किया है। आज इनसे अगर पूछ लिया जाए कि 70 सालों से भाजपा को तो मुसलमान वोट नहीं दे रहा था, इनको दे रहा था, बड़े स्तर पर दे रहा था, इन्होंने क्या विकास किया? अमित जी रुक जाइए। अच्छा खासा फेंक रहे हैं भाई साहब, नरेंद्र मोदी से ज्यादा फेंक रहे हैं। देखते आप जैसे लोगों ने बताया ना, आपने कहा था 15 मिनट पुलिस हटा लो, तो आपने फेंका था और कैसे हम लोगों ने लपेटा था, उसका जवाब हैदराबाद ने आपको दे दिया है, इस बार भी नगर निगम के चुनाव में भी दे दिया है। तो कम से कम फेंकना और लपेटना आप सीखिए जाके। अभी आप इसमें अपरिपक्व हैं, परिपक्व हो जाइएगा तब इस पर चर्चा कीजिएगा। अरे भाई दूसरों को क्यों डिबेट में बुलाते हैं, जब इन्हीं की बातें अगर कर लीजिए आप कर लीजिए। चलिए शौकत जी मैं आपको मौका दूंगी आपकी बात रखने का, लेकिन हमारे साथ शशांक यादव जी जुड़े हुए हैं और रणजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनसे एक एक कमेंट ले लेती हूँ, फिर हमारे पास काफी समय है अपनी अपनी बातें रखने का। शशांक जी आपकी ओर रुख कर रही हूँ मैं। अब ओवैसी को तो कह ही रहे हैं अमित जी के मुस्लिमों के ठेकेदार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी कह रहे हैं कि मुस्लिमों के ठेकेदार हैं ये लोग। तरह से कोई रोक थोड़ी लगाते हैं बोलने पर, जो चाहे वो बोलिए, वो आप स्वतंत्र हो। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जो मौजूदा राजनीतिक माहौल है उत्तर प्रदेश में 2007 के बाद 2012 फिर 2017, उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी स्पष्ट रूप से क्लियर कट मैंडेट देने की आदी है। ये लगातार एक ट्रेंड आ रहा है। और दूसरी तरफ जो देश का माहौल है, बिहार हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, वोटों का डिवीजन कहीं पर अब खराब नहीं हो रहा है। अब वोटों की राजनीति जो इस समय है वो जाति धर्म से ऊपर उठ के आइडेंटिटी से ऊपर उठ चुकी है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एक अच्छा खासा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि उसके विरोध में भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि आप पूरी पॉपुलैरिटी पाने के बाद भी सबसे कम प्रतिशत मत पाके बहुमत की सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की बनी है। इस परसेंटेज में लगातार गिरावट हो रही है। मेरा अपना ये मानना है कि जनता बड़ा स्पष्ट ध्रुवीकरण है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले लोग हैं जो अपने हिंदुत्व के नाम पर, अपने राष्ट्रवाद का जो उनकी परिभाषा है उसके नाम पर एक उनका एकत्रीकरण है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का गलत इस्तेमाल कर रही है और विकास को उसने कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। लगातार
पर अमित जी जो दावा कर रहे हैं विकास का कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तभी से विकास हुआ है। देखिए, उनको करना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनको पूरी बात कहनी चाहिए। ये तो रियलाइजेशन तो जनता करेगी ना। अब यहाँ पर आधे घंटे की बहस में यहाँ पर हम कोई वो टुकड़ों में या किसी इनके इशू का हम वहाँ पे पोस्टमार्टम तो नहीं कर पाएंगे। हम तो आपको खाली ट्रेंड की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि अपनी बात कहो, लोगों को अच्छा लगे। मेरा अपना ये मानना है कि स्पष्ट रूप से जो लड़ता हुआ दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी से, उसके विरुद्ध का जो वोट है उसी के पक्ष में जाएगा। और जिला पंचायत के चुनाव हुए, लड़ते हुए हम ही दिखाई दिए। जिला ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, हम ही लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। धरना प्रदर्शन हुए हैं, हम ही लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे ज्यादा करीब 1100-1200 FIR इन 5 सालों में अगर झेली है तो समाजवादी पार्टी ने झेली। तो मेरा मानना है कि हमने विपक्ष की एक विपक्ष की भूमिका तो निभाई, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव तो आप जीते, लेकिन बाकी 2 चुनाव आखिर क्यों समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई? क्योंकि वो कौन से अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के? जी हाँ, तो वो तो देखिए बड़ा स्पष्ट सी बात है। ये डेलीगेटेड चुनाव हमारे, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं लखीमपुर खीरी को बिलोंग करता हूँ। 72 सीटें हैं, 72 की 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर करी। बाकायदा विधायक और बाकायदा जो RSS पूरी लगी जिला पंचायत में, पूरे ताकत से लगी, और सीटें मिली थी 6, हमें मिली थी 18। और ईमानदारी की बात ये भी रही कि हमारे जीते हुए कई साथियों ने भी जिला पंचायत के जो अध्यक्ष थे उनके पक्ष में वोट मतदान किया। तो उन डेलीगेटेड वोटों पे मत जाइए उस जिला पंचायत, क्योंकि अभी अगर मान लो कल को सत्ता परिवर्तन जब होती है तो ये सारे के सारे प्रमुख और अध्यक्ष ये ऑटोमेटिक सत्ताधारी दल की तरफ चले जाते हैं। तो इन चुनाव वो थे जो जिला पंचायत मेंबर के रूप में हुए, और उसमें समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीत के आई थी। तो हमें अपने संगठन पर, जनता के विश्वास पर भरोसा है। इनको अपने कामों पे भरोसा। बिल्कुल, लेकिन सर समाजवादी पार्टी जिस तरह से अब चुनावी हुंकार भर रही है 2022 के लिए, यादव और मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओवैसी ने भी अपनी ललकार भर दी है। तो कहीं न कहीं ओवैसी के आने से नुकसान तो उठाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है। अब ये केवल वोट बैंक की राजनीति से बहुत आगे आ गया है। मुस्लिम समुदाय के साथ जो उनकी आशंकाएं थी, हम काफी हद तक उनके प्रति ईमानदार साबित हुए हैं। और हमारे जो भी हमने मेहनत करी है, जो हमारी पॉलिसीज रही हैं, जैसे हम बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सच्चर कमेटी को जितना भी हम जो माइनॉरिटीज के लिए आई थी, जितना मैक्सिमम हम एक स्टेट के लेवल पे कर सकते थे वो हमने करके दिखाया। लेकिन सर एक बड़ा वोट बैंक ओवैसी के साथ जाते हुए दिखता है। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि बिहार की बात, बंगाल के चुनावों ने फुल्ली एक्सपोज कर दिया है ओवैसी साहब को। और तो कार्टून चलने लगे हैं। बड़ा जो कार्टून जिसकी सबसे ज्यादा लाइकिंग अभी मैंने यूट्यूब पे देखी वो यही थी कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मोदी साहब का साया जो है ओवैसी साहब के रूप में दिखाया गया। कार्टून की जो लाइकिंग इतनी जबरदस्त आई, तो मुझे लगता है कि जनता के भी अपने पॉलिटिकल मोटिव होते हैं, जनता के अपने एक तो आपको लगता है कि जो बंगाल में हश्र हुआ ओवैसी साहब का, वो यूपी में भी देखने को मिलेगा और मुस्लिम फैक्टर सपा के साथ जाएंगे? मुझे लग रहा है वो उससे भी बुरा होगा, बंगाल से भी बुरा। चलिए आपके पास भी आऊंगी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं रणधीर सिंह जी, उनकी और रुख कर रही हूँ। रणधीर जी, बात करें यूपी की तो किस तरह से देखते हैं आप आने वाले चुनाव को? और ओवैसी ने जब ललकार भरी तो क्या लगता है किससे ज्यादा नुकसान होगा? रणधीर जी सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद उनसे संपर्क टूट गया है। लेकिन शौकत जी की ओर रुख करूंगी। शौकत जी, जहां अमित जी बोल रहे हैं कि अब ओवैसी का जादू नहीं चलने वाला क्योंकि नफरत की राजनीति वो करते हैं, विकास के नाम पर जीरो है, वहीं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए शशांक जी, उनका कहना है कि बंगाल में तो बुरा हश्र हुआ ही है, लेकिन यूपी में और ज्यादा होगा। हेलो जी शौकत जी, शौकत जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ। जी बिल्कुल कहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2014 से हम यहाँ संगठन का काम कर रहे हैं और मैं पार्टी का 23 स्टेट प्रेसिडेंट था, आज भी हूँ। 2017 में हम पहला विधानसभा का इलेक्शन लड़े थे उत्तर प्रदेश में, जहाँ हम एक सीट पे रहे संभल की विधानसभा में। 62,000 वोट हमने वहाँ से हासिल किया था। बाकी 3 सीटों में हमने थर्ड पोल किया था।
बाकी लगभग उत्तर प्रदेश में 5 लाख वोट हमने हासिल किए थे 32-34 विधानसभा चुनाव लड़ करके। हमको कामयाबी नहीं मिली, कामयाबी हमारा संगठन मजबूत नहीं था। 5 साल से लगातार मैं संगठन से काम कर रहा हूँ और हमारा संगठन पहले की बनिस्बत आज की तारीख में बहुत ही स्ट्रांग है। 2017 के अंदर निकाय चुनाव में हमने फिरोजाबाद के अंदर एक सीट पर हमने अपना मेयर लड़ाया था। वहां पर हम रनर रहे हैं, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है, 100 कारपोरेटर हम जीत करके आए। 57,000 हमने वहां पर हासिल किया था। तो शशांक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बुरा हश्र होगा ओवैसी का, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ? मैडम मुझे बोलने दीजिए, मुझे कहिए तो वहाँ से हम रन रहे प्रतापगढ़ के अंदर, वहाँ पर भी हमने था और DSP फोर्स नंबर पर थी, वहाँ पर हमने था। रह गया कि हम वेस्ट बंगाल में क्या नहीं कर पाए, वेस्ट बंगाल के अंदर हमारा नहीं था और काशीराम जी का कहना था कि पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए होता है। तो हम काम कर रहे हैं और अल्लाह की राह से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। हम बिहार में लड़े थे, एक तो पर लड़े थे, एक पर हमारी जमानत बची थी, बाकी 5 पे हमारी जमानत हो गई थी। सर आपकी आवाज यहाँ तक क्लियर नहीं पहुँच पा रही है, शायद आई थिंक ब्रेक हो रही है, नेटवर्क इशू है शायद। मैं जल्दी आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी क्योंकि आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। अमित जी की और करूंगी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए। अमित जी कहिए, आप क्या कह रहे थे अब? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि 2014 के बाद से ये उत्तर प्रदेश में वही वोटर है, वही जात है, वही धर्म है। लगातार किसके प्रति विश्वास जनता जाहिर कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है। 2014 के बाद से जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, शशांक जी सिर्फ जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों की बात की है कि वहां तो सत्ता का, जिसकी सत्ता होती है उसी का ही प्रभाव होता है, चलिए मान लिया। लेकिन यही उत्तर प्रदेश में 2014 में, 2017 में आपने गठबंधन किया कांग्रेस से, 2019 में आपने लोकसभा में मायावती जी से गठबंधन किया, वहां आप क्यों आए गए? वहां तो कोई सत्ता का प्रभाव नहीं था। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, आज जाति धर्म से ऊपर उठकर हमें सोचना पड़ेगा और प्रदेश की जनता वही सोच रही है। लेकिन ये सपा और बसपा और AIMM ये सब केवल आज भी जाति और धर्म में फंसे हैं। आज देश की जनता, प्रदेश की जनता को चाहिए विकास, और विकास के नाम पर ही 2022 पर चुनाव होने जा रहा है। 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, हमने जो वादे किए थे हम उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमने क्या किया, क्या करा, वो बताने का प्रयास करेंगे। क्या वादे किए थे अमित जी, जरा बताइए। देखिए, हमने वादे किए थे भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश देने का वादा किया था, लोगों को रोजगार से जोड़ने का वादा किया था, उस पर हमारी सरकार खरी उतरी है। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो इनके एक कितने रोजगार दिए गए अमित जी, कितने रोजगार दिए गए? देखिए, अब मैं आपको, अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूँ कि करीबन 3,85,000 से ऊपर हम लोगों ने सरकारी नौकरी देने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन हो और आपकी सैमसंग हो, आज इस तरीके से इस कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में आई है, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। जिस तरीके से डेटा सेंटर की स्थापना उत्तर प्रदेश में नोएडा में हुई है, उससे करीबन 50,000 लोगों को जोड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं MSME के तहत जो नीचे स्तर के कार्मिक और श्रमिक मजदूर थे, उनको भी कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने का काम प्रदेश की सरकार ने किया है और इसको नकारा नहीं जा सकता। देखिए, टीवी पर बैठकर बोलना आसान है, क्योंकि वोट की चोट सबसे बड़ी होती है। जहां पर मायावती जी और अखिलेश जी के गठबंधन को कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की 10 सीट आ जाए वही बहुत है, लेकिन क्या चीज निकल के आई थी वो पूरे प्रदेश ने देखा। आज प्रदेश की जनता को चाहिए विकास, आज उसको जाति धर्म में फंस कर नहीं रहना। और आप कह रही हैं मुसलमानों के लिए, ये मुसलमानों के ठेकेदार, जब 3 तलाक महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया, मोदी सरकार ने, तो उसका विरोध करने ये लोग उतर आए। आज जिस तरीके से महिलाओं का शोषण होता था वहां पर, किस तरीके से उसको बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया। इससे बड़ा कदम इतिहास में कभी नहीं उठाया गया है। इसलिए देखिए, आज महिला हो, आज जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं
उनको भी शिक्षित करने के लिए जिस तरीके से योजनाएं चलाई जा रही हैं, आज उन लोगों को जो शिक्षा के लिए तो जो योगदान दिया जा रहा है। आपने अभी कहा कि मुस्लिम वोट इनके साथ जो आते हैं बीजेपी को तो वोट देते ही नहीं है, तो फिर देखिए, अगर इन्हें देंगे तो नुकसान तो आप ही को होगा अमित जी। देखिए मैं सीधा स्पष्ट, मैं कोई लाड लपेट वाली बात नहीं करता हूँ। इसमें कोई कहने में संकोच मुझे नहीं है कि 2014 से पहले मुसलमानों को जिस तरीके से 2002 में गोधरा कांड के बाद से जिस तरीके से विपक्ष ने एक डर बना के रखा हुआ था कि भाजपा आएगी तो उनके साथ ये हो जाएगा। आज बताइए ना, जिस उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे, हजारों मुसलमान मरते थे, हजारों मुसलमान तड़पते थे, क्या हिंदू तड़पते थे, क्या ये समाजवादी पार्टी उनके लिए कुछ करती थी? आज उत्तर प्रदेश में बताइए ना, एक भी दंगा हुआ हो? चलिए शशांक जी से इसका जवाब लेते हैं, शशांक जी से जवाब लेते हैं अमित जी इसका। विकास पे काम कर रही है। शशांक जी आपकी ओर रुख कर रही हूँ मैं। इनका कहना है कि बीजेपी ने वादे किए थे दो, एक तो भ्रष्टाचार मुक्त, एक बेरोजगारी मुक्त रोजगार हमने दिया है। कोई भी दंगा अभी नहीं हो रहा जो समाजवादी पार्टी के टाइम हुआ करता था, और इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच उतरेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन्होंने जो कहा कि रोजगार दिया गया, क्या आपको लगता है कि यूपी में रोजगार हुआ है, भ्रष्टाचार मुक्त यूपी हुआ है? चैनल पे है, समय कम होता है, भाषण का टाइम नहीं है। बड़ा बढ़िया भाषण दिया हमारे भाजपा के साथी ने। 11.4 की जीडीपी हम छोड़ के आए थे 2017 में, और जब मैं एमएलसी बना हूं तो रिकॉर्डेड है कि ये 6% पे पहुंच गई थी केवल 2017 की अक्टूबर, मतलब 6 ही महीने में इन्होंने गिरा दिया था। और उसके बाद की स्थिति ये है कि फिर ये नाम लेने लगे कि कोरोना आ गया है, लेकिन आज भी स्थिति लगातार स्थिति उत्तर प्रदेश की संवर नहीं पा रही है। एक उदाहरण छोटा सा मैं दे रहा हूँ, भाई मेरे जो है चेक कर लेंगे, तो आज ही अखबार में खबर है, उसको चेक नहीं कर लेंगे मेरी जानना में कि जितना भी बैकवर्ड क्लास की महिलाओं को जो शादी का अनुदान मिलता था वो पूरा नहीं मिला मेरे जनपद की। मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूँ, आज ही खबर छपी हुई है हमारे जाला में। आप 1500 करोड़ रुपए खर्च काशी में, उससे लखीमपुर की गरीब जनता को क्या मतलब है? फिर दूसरी चीज है, आप संविधान के प्रति निष्ठा और जात धर्म से ऊपर उठने की बात करते हैं। मेरे यहाँ ही पसवा ब्लॉक में महिला प्रस्तावक की और जो है उसके जो है महिला प्रत्याशी की साड़ी खींच के चीरहरण किया गया। पूरे देश ने देखा कि इनका चरित्र निकल के आ गया कि किस तरीके के लोग हैं कि जो सत्ता को बिल्कुल ताकत की तरह लेके चलते हैं, और सत्ता इनके लिए केवल हर वक्त चुनावी मोड में रहना इनका एक काम है। नामांकन तक आप करने नहीं देंगे। जनता पूरी अच्छी तरीके से समझ रही है। जिला पंचायत के चुनावों में 5वें, 6ठे और 8वें नंबर तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गए। जिला पंचायत पार्टी के लोगों को पर्चे नहीं खरीदने दिए थे, आज उनको नामांकन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने दर्द को यहाँ पर छमका रहे हैं। और शशांक जी आप भूलिए मत, अभी आपने खुद ही इस पर माना है कि आपके खुद के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट किया है। आपने इस चीज को खुद माना है। अब आप इस तरीके से बार बार इस तरीके से जिस तरीके से आप चीजों को बता रहे हैं वो मत कीजिए। आपने खुद माना कि आपके लोग बेईमान थे, आपके लोग बिक गए, आपने खुद माना इस चीज को। इसमें कोई देखिए, अब हम कहेंगे कि अलग अलग बात मत कीजिए, आपने खुद माना। आपका इस पर क्या है? देखिए चीरहरण का ठप्पा तो सभी पार्टियां लगा रही है आपके ऊपर, इसका जवाब देना चाहिए आपको। आपके नेता क्यों बिक गए? आपके नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट क्यों किया? ये आपकी नीतियों की खेल है, आपकी नीतियां खराब है, आपके लोगों को नहीं है। आप पहले मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं कभी बीच में नहीं बोलता हूँ, मेरी एक आदत है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। शुड आई कंटिन्यू? मैं बोलूँ या आपका? कहिए शशांक जी, कहिए शशांक जी। मैं कह रहा हूँ कि मैं केवल 2 बातें कह रहा हूँ, ज्यादा बात नहीं कह रहा हूँ। रोजगार की जहां तक बात कर रहे हैं अभी वो उसके लिए मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है। जो स्थिति आ रही है, आपने क्या दिया इससे सर मतलब आप भी बताइए ना स्थिति। अगर वो आंकड़े बता रहे हैं रोजगार के, तो आप भी स्थिति बताइए। मैं क्या बोलूं? आपने तो ये वो सरकार है जिसने 2018 से बेरोजगारी के आंकड़े देना ही बंद कर दिए। पूरी दुनिया में हर महीने कितनों को नौकरी मिली, ये सरकारी व्यवस्था है। श्रम मंत्रालय की वेबसाइट आपने बंद कर रखी है कि कितने बेरोजगार हुए, आप बताएंगे नहीं वहां पर। तो आप जनता के सामने तथ्य कहां से आएंगे? हम कहते रहेंगे, आप कहेंगे आंकड़े लाइए। आंकड़े लाने का कौन सा तरीका हो सकता है? श्रम मंत्रालय की वेबसाइट ही तो थी जो बेरोजगारी का आंकड़ा दिया करती थी, वो आपने बंद कर रखी है, सिर्फ इसलिए कि हकीकत सामने ना आए। एक साल में आप 25 रुपए लीटर डीजल पे बढ़ाएंगे, आप इस सोचते हैं कि महंगाई कंट्रोल में रहेगी। फिर आप एक जो कहते हैं, आप जिस चीज को आप बोल रहे थे उस पर आप जवाब नहीं दे रहे कि पसकवा में मैंने कहा कि महिला बेचारी जो प्रत्याशी का आप नामांकन नहीं करने दिया, वो वहां पर खुलेआम चीरण, पूरी दुनिया ने उसको देखा
ये सत्ता से सर ये लोग तो खुद ही कह रहे हैं ना हमेशा- समाजवादी पार्टी ने करवाया। जब पहले इस पर बहस हुई थी तब भी बीजेपी का कहना था कि समाजवादी पार्टी ने करवाया, और आप कह रहे हैं बीजेपी करवाया ने है। करवाया। मतलब वहाँ पर इनके विधायक और सांसद वहाँ मौजूद आ रहे हैं तो उन्होंने नहीं कराया है। समाजवादी पार्टी क्या करने जाएगी? भाई हम तो नामांकन करने गए, हमारी प्रत्याशी थी, हम क्या करने जाएंगे? एफआईआर हुई है योगी, अंततः जब मीडिया ने इस मैटर को उठाया है तो मुख्यमंत्री जी के आदेश पर एफआईआर हुई है जाके, जब पूरी दुनिया की मीडिया ने उसको देख लिया है। 5-5 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वहां पर, उनका नाम है एफआईआर के अंदर सांसद और विधायक का, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम इस चीज को तो स्वीकार कर लीजिए कि लोकतंत्र में लोगों को बात कहने का मौका दीजिए। जी। लोकतंत्र में जितने पत्रकारों पर एफआईआर हुई है पिछले 4 साल में आप निकलवा लीजिए, आप तो मीडिया की है, कितनी एफआईआर किसी जनपद क्या छोड़ो किसी हिंदुस्तान चलिए के सर, किसी आपने प्रदेश में कहा किए गए। बेरोजगारी की, आपने कहा कि बेरोजगारी के आंकड़े और देना बंद बेरोजगारी कर के लिए दिए, सबसे तो बड़ी इन्होंने चीज़ है कहा आंकड़ा। कि आखिरी बात, एक आखिरी लास्ट सेंटेंस मैं कहता हूँ, अगर बेरोजगारी का आंकड़ा आपको देखना है तो अभी उठा के रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है और स्टेट बैंक का जो कंज्यूमर का जो रिपोर्ट आई है कि लगातार उत्तर प्रदेश खास तौर से प्रभावित हुआ है कि सेविंग्स भी घट रही है, बचत लोगों की लगातार घट रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये आंकड़े सरकारी, कोई मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से कोई आंकड़ा नहीं ला रहा हूँ, जिसमें निरंतर जो गिरावट आ रही है, जनता इस चीज को समझ रही है और जनता वक्त आने पर जवाब देगी। और सर ये दंगे की बात इन्होंने कही कि समाजवादी पार्टी के जाने के बाद जब से बीजेपी की सरकार आई तब से भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, दंगे कोई नहीं हुए, अगर हुए तो बताए। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से मानवाधिकार के मामले दर्ज होने का रिकॉर्ड कायम किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और मॉब लिंचिंग के मामले में भी उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम किया गया है। चलिए शौकत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक कमेंट ले लेते हैं, फिर अमित जी की ओर रुख करूंगी मैं। शौकत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए अमित जी, शशांक जी ने आपके सवालों का जवाब दिया कि आप बेरोजगारी मुक्त की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त की का बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी की तो आंकड़े देना ही बंद कर दिए जब से योगी सरकार आई है तब से। टीवी पर बैठकर कोई मैंने गलत बयानबाजी मुझे करनी नहीं। शशांक यादव जी क्या कहते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने आंकड़ों के साथ बात की है और आंकड़े जो दिए हैं उसके लिए मैंने आपसे कहा कि आप जो मेरी बात है उसको जाके अपने चैनल के माध्यम से उस चीजों को देखिए, पढ़िए, अगर गलत हो तो मुझे बताइए। जहां तक की बात है ये मॉब लिंचिंग अपराध, जिस अपराधियों के खिलाफ जिन अपराधियों को अपराधीकरण करके ये उत्तर प्रदेश में पैदा करते थे, जिस जगह पर जो अपराधी उत्तर प्रदेश में इनकी सरकारों को, अखिलेश की सरकार को घुटनों पे रखकर वो लोग अपने कामों को करते थे, आज योगी जी के आने के बाद उन लोगों को, आज वो लोग घुटनों पर हैं। आज अतीक मुख्तार जैसे अपराधियों, खूंखार अपराधियों का क्या हक है, किसी से छुपा नहीं है। देखिए महिला की जहां तक बात है, महिला सुरक्षा, जब 2017 से पहले यही मुख्यमंत्री आवास है, अखिलेश यादव जी यही बैठते थे, क्या होता था, एक महिला के साथ यही गैंगरेप हुआ था, उसका खुलासा तक नहीं हो पाया था। और अखिलेश यादव जी कहाँ थे उस समय? सफाई में नाच देख रहे थे। और आपको मैं बता दूं, आज अपराध, महिला अपराध को लेकर जो इन्होंने बात कही, महिला अपराध में कितनी कमी आई है। डकैती हो, लूट हो, हत्या हो, आज एनएसए तक के लगाया जा रहा है लोगों के अपराधी के अंदर। आज महिलाओं के लिए अलग थाने की व्यवस्था की गई है। आज 213 नए थाने खोले गए उत्तर प्रदेश में, नई चौकियों का निर्माण हुआ, पिंक बूथ की स्थापना तो उत्तर प्रदेश में। कहा कि योगी सरकार के बाद कोई दंगा भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो शशांक जी कह रहे हैं कि सपा की प्रत्याशी नामांकन करने के लिए जाती है तो वहाँ खुले तौर पर चीरहरण किया जाता है। देखिए मुझे बताइए, देखिए सुनिए, सही कहा इन्होंने। मैंने आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आज इनको दर्द हो रहा है, लेकिन 2016 में आपको याद है कि नहीं याद है, या तो मैं आपको भेज देता हूँ, एक ब्राह्मण महिला थी, जब वो नामांकन के लिए पर्चा खरीदने गई थी तो उसको किस तरीके से बेरहमी से इन लोगों ने ईंटे डंडे से मारा था, लटपट वो सड़क पर गूंजी थी। क्या उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी? इसका जवाब शशांक जी से लीजिए आप। सुनिए, यहाँ पर जो इन्होंने मेरे ऊपर सवाल उठाया, हमारी सरकार पे उठाया, चीरहरण, आपको पता होना चाहिए, वो आपको बताना भी चाहिए। उस पर बिना देर किए
सीओ से लगाकर पूरे थाने को सस्पेंड किया गया। यहाँ महिला सुरक्षा किस तरीके की है आप अंदाजा लगा सकते हो और अंतर भी समझ सकते हैं। यहाँ पर सरकार किसी को बख्शती नहीं है, अपराधियों को बख्शती नहीं है। इनके यहाँ अपराधियों को 5 कालिदास मार्ग पर घुमा के सम्मानित कौन करता था, प्रदेश की जनता ने वो भी समय देखा है। और आज अपराधियों को जेल के अंदर या उनको ठोकने की नीति किसने स्टार्ट की वो भी प्रदेश की जनता जानती है। अपराधियों का अपराधीकरण करने वाले लोगों को जाहिर सी बात है आज पेट में दर्द होगा। और शशांक जी अपनी विचारधारा को प्रेषित कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अपराधियों को साथ देने के लिए, अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। तो जाहिर सी बात है आज इन लोगों को, आज आतंकियों के समर्थन में जब आतंकी अलकायदा के पकड़े जाते हैं तो अखिलेश जी क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं कि मुझे यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। मतलब यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है लेकिन अलकायदा पे भरोसा है उनके, क्योंकि वोट बैंक कहीं ना कहीं साधने की बात है, इसलिए आतंकवादियों का भी समर्थन कर देंगे, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे। तो ऐसे नई बात आप कह रहे हैं अमित जी कि आतंकवादियों का समर्थन, आतंकवादियों से एक वोट बैंक मिल रहा है, पुलिस पर भरोसा नहीं है। शशांक जी से जवाब चाहूंगी मैं इसका। शशांक जी आपने सुना होगा अमित जी क्या कह रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप उसका जवाब दें। ये आतंकवादियों को लेकर जो टिप्पणी की है कि अखिलेश यादव उनके साथ है, पुलिस पर विश्वास नहीं है, वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। क्या है, तात्कालिक बातों में तो बड़ा आसान होता है। आज 212 मामलों अभी आपने वहां केसेस में 117 लोगों ने 12 साल में शशांक जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज शायद ब्रेक हो रही है। कहना है वहां पर एजेंसीज जो है वो अपना विश्वास के सवाल उठते हैं कि कहां पर तरीके से आप कर रहे हो, कम से कम देखो। शायद शशांक जी की आवाज यहाँ तक पहुंच नहीं पा रही है, हम फिर से उन्हें साधने की कोशिश करेंगे। उनकी आवाज पूरी तरह से ब्रेक हो रही है, आई थिंक नेटवर्क इशू है। रणधीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे कमेंट ले लेती हूँ। रणधीर जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल पंडित जी बिल्कुल। सर बात करें यूपी चुनाव की, अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में अब सभी पार्टियां साधने में जुटी हुई है, तमाम धर्मों को, सपा की बात करें तो यादव को, मुस्लिम वोट को साधने में जुटी हुई है, बीजेपी की भी बात करें तो वो भी छोटे छोटे दलों को लेकर सभी जाति धर्मों को साधने की कोशिश करे, लेकिन ओवैसी ने ललकार भर दी अपनी यूपी में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ओवैसी की वजह से किससे ज्यादा नुकसान होगा? देखिए ओवैसी जी यहाँ पे पहली बार नहीं आए हैं, 2017 में भी आए थे, 34 सीटों पे इन्होंने चुनाव लड़ा था और जमानत जब्त हो गई थी इनकी। और ओवैसी जी अपनी जमीन जो भी हाँ यूपी में खोज रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के सहारे खोज रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी पहली बार सत्ता में आए हैं और वो भी बीजेपी के सहारे आए हैं। तो ऐसे में इन दोनों की भागीदारी से कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी नुकसान होगा यूं कह लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा बीजेपी, इनके हटने से बीजेपी को नुकसान होगा तो ये भी नहीं है। बीजेपी अपना इनके स्थान पे भरपाई कर ली है। ओम प्रकाश राजभर जी के स्थान पे अपना एक राजभर नेता पहले से ही मजबूत कर लिया है। अनिल राजभर जी इनके अच्छे स्तर पे उत्तर प्रदेश में भागीदारी निभा रहे हैं राजभर के लिए। दूसरी बात रही यहाँ के मुसलमान वोटरों की, जो ओवैसी बहका लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ का वोटर बहुत ही समझदार है। ये 2017 में कहीं जमानत नहीं बचा पाए थे। आज के डेट में देखा जाएगा तो यूपी का वोटर वहीं जाएगा जहाँ पे इसको अपनी मजबूती दिखेगी। इस स्थिति में तो प्रदेश में अन्य दल की अपेक्षाकृत समीक्षा की जाए तो आज के डेट में प्रदेश में सबसे मजबूत स्थिति में तो समाजवादी पार्टी है। पहला विकल्प तो उसका वही होगा, वहाँ ना स्थान पाने पे ही तो बीजेपी विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि सत्ता में तो बीजेपी है। आपको क्या लगता है रणधीर जी, आखिर समाजवादी पार्टी के साथ क्यों जाएंगे मुस्लिम वोट? देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं मुस्लिम, देखिए यहाँ पे आने के बाद बीजेपी में अभी कुछ देर पहले शशांक यादव जी कह रहे थे कि दंगे की बातें और अन्य चीजें, ठीक है ये सत्य है कि कहीं ना कहीं से तो इनको राहत मिली है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। जो प्रदेश स्तर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं से बीजेपी में नाम मात्र के वोटर जाएंगे। महिलाएं वोटर तो फिलहाल अपने आप को बहुत सुरक्षित फील की हैं इस बीजेपी गवर्नमेंट में, लेकिन अन्य वोटर तो फिलहाल नहीं जाएंगे। अपराध तो समाजवादी पार्टी थी तब भी हुए थे ना। अभी इन्होंने कहा कि 2017 में हुआ था महिला के साथ अपराध,
दंगे, नहीं, ठीक हिंसा, है, ये सब तो पहले भी हुआ नहीं, करता था। आप बिल्कुल 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 आपने जो कहा 2017 में, इसको मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं, जिसका दल रहा है, बहन जी की सरकार रही तो 60 जिला पंचायत अध्यक्ष हुए थे, तो कहीं कोई शक नहीं। समाजवादी की गवर्नमेंट रही, 65 हुए। योगी जी की सरकार आई, 67 जिला पंचायत अध्यक्ष हुए। जिसका मौका आया, कोई मौका पाने पे कहीं अवसर अपना छोड़ा नहीं है, हर लोगों ने अपने अपने भुनाए हैं। लेकिन फिर भी आज के डेट में कहीं कहीं प्रदेश स्तर पे जो देखा गया, नामांकन न करने के दृष्टिकोण पे या नाम पर्चा दाखिल खारिज कर दिया गया, इसका कहीं न कहीं आम जनता में बड़ा रोष है इस समय प्रेजेंट टाइम में। जी। बाकी चुनाव आते आते तो ऐसा नहीं है। अभी कहने के लिए कह लीजिए, प्रदेश में तो अभी समाजवादी गवर्नमेंट के लोग कल दंगा किए। हेलो जी बिल्कुल रणधीर जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी, समाजवादी पार्टी के लोग बात कल हर जगह जहां जहां रहा, हर तहसील स्तर पे धरना दिए, कानून व्यवस्था को लेके, किसान के मुद्दे को लेके, महंगाई को लेके। लेकिन वहीं पे एक मुद्दा उभर के आ गया, आपके आगरा में पाकिस्तान के नारे लगे, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होने, कौन कहे बीजेपी बहुत सरप्लस में होती दिखी। जी। आज के डेट में देखिए, हर दूसरा आदमी वही खोज रहा है कि कहाँ पे वो नारा वाला सीन है, 6 लोग कौन है जिनके नाम से FIR हुआ है। तो इस तरीके से तो आज के डेट में ओबीसी के आने से कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है बीजेपी को। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी आज के डेट में मजबूत स्थिति में है। अगर विपक्ष की भूमिका में कोई है तो अपनी भूमिका तो हर आदमी निभा रहा है, लेकिन जनता की निगाह में सिर्फ समाजवादी पार्टी दिखती नजर आ रही है। और ओवैसी जी की, तो ओवैसी जी बंगाल में भी गए, कोई उनकी स्वयं की हवा निकल गई, कहीं कुछ नहीं रहा। तो चुनौती तो वो योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अरे वो जितना ही चुनौती देंगे उतना ही इनके वोटर सेंट्रलाइज होते चले जाएंगे। ओवैसी जी यो कह लीजिए आए हैं योगी जी की मदद में, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चुनौती दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट जो है वो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं रणधीर जी, अगर चुनौती दी है ओवैसी ने तो। चलिए शशांक जी की ओर रुख कर रही हूँ मैं। शशांक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अरे ये बीच में भाई जी को मैं सुन नहीं पाया पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी आप पूछे तो वही जवाब दे पाऊंगा, पीछे की रेफरेंस तो नहीं दे पाऊंगा। जी जी बिल्कुल। शशांक जी, अमित जी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि आतंकवादियों का साथ देने वाले अखिलेश यादव, क्योंकि वोट बैंक को साधना है। देखिए, इस देश में कानून की, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मुकदमे पर सवाल उठाया कि राजद्रोह अंग्रेजों का दिया हुआ था, ये 75 साल बाद क्यों चल रहा है। आवाज उठाने के लोगों ने एक मिनिस्टर की गाड़ी तोड़ दी तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया, सेडिशन का केस जो है। मैं एक एडवोकेट भी हूँ और मेरा अपना ये मानना है कि ह्यूमन राइट आदमी का एक सबसे बड़ा अधिकार होता है। आदमी को एविडेंस है, डेफिनेटली उसको जेल भेजिए, कोई उसमें वो राय नहीं है। लेकिन अगर आशंका है तो अपने जो पीछे के, जो मैंने आपको बाकायदा आंकड़े देके के बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में NSA जिसको लगा 212 केसेस में 190 केसेस खत्म किए गए। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा हाईलाइट किया और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आया। NIA ने किया। मैंने आपको इलाहाबाद गुजरात का सिडनी का केस बताया, 117 लोग गिरफ्तार हुए, 14 साल वो मुकदमा चला, 5-6 लोग उसमें ड्यूरिंग ट्रायल उनकी डेथ भी हो गई, उसके बाद वो 22 बरी हुए। तो जब इस तरह का स्टेट जो है वो अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल जब वो विपक्ष की और विरोध की आवाज दबाने के लिए करेगा, ये शब्द मेरे नहीं है, ये हिंदुस्तान के वर्तमान जो चीफ जस्टिस हैं उन चंद्रूर साहब ने पूरी कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि विरोध की आवाज को दबाने के लिए सेडिशन का इस्तेमाल कोई अच्छी चीज नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमें आशंका है तो ये सरकार की जिम्मेदारी की वो आशंका को दूर करे कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो इसमें जी अगर ये इसमें आतंकवादियों की मदद करने वाली बात कहाँ से आ गई? सवाल तो केवल इन्वेस्टिगेशन पे उठाया जा रहा है कि इनका हर्ष भी वैसा ना हो कि कम से कम एक। तो अमित जी यही कह रहे हैं ना कि अब आपको कानून और पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं, आतंकवादियों पर विश्वास है, अलगाववादियों पर विश्वास है, ये कह रहे हैं। गलत, ये तो कुछ कहलाएगा, कुछ कहलाएगा। लॉ एंड ऑर्डर जो हर आदमी आर्टिकल 14 है वो केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशी तरीके में कहता है कि संविधान सबके लिए बराबर है। हम तो केवल संविधान की बात कर रहे हैं और अपनी आशंका को हम जाहिर कर रहे हैं, और आशंका को दूर करने का काम जो सत्ता में बैठा होता है वो होता है। हम तो इतना कह रहे हैं कि एक व्यवस्था ये भी तो बनाई जाए कि अगर इन्वेस्टिगेशन फ्लॉ होता है तो उन जो अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्यों जो आदमी
25 साल बाद बाइज्जत बरी हो रहे, वो जीवन में किसी काम लायक नहीं हो चलिए गए। शशांक जी, विदेशों में आपके तो सवाल का जवाब मैं लूंगी अमित जी से, लेकिन एक और सवाल इन्होंने आपसे किया है कि आपने अभी कहा कि सपा की प्रत्याशी नामांकन करने जो आती है तो चीरहरण होता है, लेकिन 2017 में एक महिला के साथ मारपीट की गई, उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। उसके उन जो भी बदमाश थे उन पर कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया। एक बड़ा वेग एलिगेशन है, और उस चीज का जिस चीज की मेरे पास जानकारी नहीं है, तो चैनल पे जिम्मेदारी के साथ जवाब देना है। ना तो मुझे घटना मालूम है, कहाँ की घटना थी, किस बात की घटना थी, क्या तैयार हुई कि नहीं हुई, ये चीज तो तभी कही जा सकती। खाली उन्होंने कह दिया तो मैं उसके लिए जवाब देने के लिए इनसे पूछ लेते, अमित जी से पूछ लेते, शशांक जी पूछ लेते ताकि आपको याद आ जाए। अमित जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल, आपने 2017 की कोई घटना बताई, आप शशांक जी को एक बार बताइए। मैंने 2017 नहीं कहा, मैंने 2016 कहा है। 16 कहा, चलिए 16 में कौन सी घटना हुई थी महिला के साथ, आप वो बताइए। इटावा की घटना है जिसमें एक ब्राह्मण महिला बच्ची नामांकन करने के लिए पर्चा खरीदने जाती है। इनसे कह दीजिएगा, सुनिए, लेकिन डिबेट में अगर आप ये कह दीजिए कि मैंने कोई बात कही, आप कह दीजिए मुझे जानकारी नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा, तो ये ऐसी है तो पूरी जानकारी लेके बैठनी पड़ेगी। इस तरीके से नहीं कि आपको जो जिसके पास आपका पास जवाब नहीं है तो आप वहां से हट जाओ, मैं जवाब नहीं दूंगा। तो इसके मतलब है कि आप या तो आपको पता नहीं है या जानकारी रखना नहीं चाहते हैं। शशांक जी, आवाज आ रही है आपको अमित जी की? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने इनको सुना है। अब इन्होंने कहा 2016, मैंने आपको कहा इटावा में ब्राह्मण महिला, और मैं शशांक जी से कहूंगा कि मुझे अपने व्हाट्सएप दे, मैं भेज भी दूंगा पूरा, और देख लेंगे कि किस तरह एक महिला को किस तरीके से लाठी डंडों से पीटा जाता है। महिला के पूरे खून से लथपथ गई, सड़क पे खड़ी है, अगम बगम पुलिस खड़ी है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई हुई थी क्या? आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, उसमें किसी भी आपके कार्यकर्ता के ऊपर गाज गिरी हो तो मुझे आप बता दीजिए। लेकिन आप कहेंगे मुझे जानकारी नहीं, तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो जानकारी को सब कुछ, क्योंकि जब आप डिबेट में बैठते हैं तो जानकारी हर चीज की परिस्थिति की होनी चाहिए। तो अब मैं आता हूँ, आपने कहा कि शशांक जी ने कहा कि भाई गिरफ्तार, देखिए पुलिस का अधिकार है गिरफ्तार करना, पुलिस किसी को जबरदस्ती भी मैं कहता हूँ गिरफ्तार कर लेती है, मान लिया इनकी बात, तो ये वकील अपने आप को बताना, तो इतना तो पता होना चाहिए कि जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी होती है और कोर्ट ही उस पर फैसला करता है, लेकिन जब कोर्ट के सामने चार्जशीट दाखिल गई, उनको पेश किया गया, तो कोर्ट ने उनको 14 दिन की रिमांड दी है, 14 दिन की। इसको समझिए, काम केवल आप ये कहकर बच जाए कि सरकार दुरुपयोग करके उनको गिरफ्तारी करनी गई और जबरदस्ती ठूस दिया गया जेल में। तो अगर आप कोर्ट पे विश्वास करते हैं तो शायद आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। आपको इसकी भी आपको जानकारी नहीं होगी कि चार्जशीट जब दाखिल होती है तो उससे निर्णय कोर्ट करता है कि हमको 7 दिन का देना है या हमको रिमांड 1 भी दिन का नहीं देना है या 14 दिन का देना है, वो कोर्ट का निर्णय होता है। और कोर्ट के सामने जरूर कुछ तथ्य रखे गए, कुछ निकल के आया, इस वजह से वो 14 दिन की रिमांड में वो भेजे गए हैं। जहां तक की बात है, देखिए मैं शशांक जी की बात से ज्यादा वो नहीं होता हूँ, क्योंकि अपनी विचारधारा को प्रेषित कर रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने 2006 में भी किस तरीके से रिपोर्ट दर्ज भेजी थी और कहा था जिस तरीके से आईएस से जुड़े लोगों के जो मुकदमे वापस किए, किस तरीके से मुजफ्फरनगर से लगाकर पूर्वांचल में किस तरीके से आईएस के तार बिछे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शशांक जी आप रिपोर्ट उठा के देखिएगा, आपको पता चलेगा किस तरीके से आतंकवादियों का समर्थन किया गया था। और फिर बड़ी बात नहीं कहूंगा, फिर आपसे कहूंगा एक बार जाइए, एक बार और नोटिस कीजिए कि जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, जो उसमें आपके लोग दोषी थे, जिनको जो जेल काट के आए थे, उनको स्पेशल हेलीकॉप्टर भेज के 5 कर्मी अभी ये देखने वाली बात है, सम्मानित किया गया था जी। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इसकी चीज की जानकारी कर लीजिए। मैं जितनी बात कह रहा हूँ इन सबको आप गूगल पे सर्च करके एक बार जरूर देखिएगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, देखिए चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, देश भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सर्वोपरि है। अगर देश की तरफ कोई भी गलत निगाहों से देखने का प्रयास करेगा, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई कितना बड़ा भी बदमाश होगा, उसको कानून के तहत हम उसी की भाषा में जवाब देने के लिए। रणधीर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि अभी यूपी में समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि जो हिंसाएं हुई है ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान, नामांकन के दौरान जो हिंसाएं हुई है, जो चीरहरण हुआ है, कहीं न कहीं वो बीजेपी की पोल खोल रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है वोट बैंक। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सम्मानित है, मैं उनकी बात पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि
हिंसा हुई है, लेकिन अभी आपने इस चीज को शायद देखा नहीं या आपको ध्यान नहीं है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अब जैसे चुनाव हारते हैं वो 11 जिलाध्यक्षों का इस्तीफा तुरंत ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं भाई? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ले लीजिए, या भारतीय जनता पार्टी ने उनको खरीदा था? क्या कहीं ना कहीं वो लोग बिकाऊ थे आपके यहाँ पर। उन्होंने, अगर आप अभी शशांक जी ने खुद आपके चैनल पे माना इस चीज को कि हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट किया, उन्होंने माना इस चीज को, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कमी कहाँ से आती है? और हिंसा की जहां तक बात है, इस प्रदेश ने वो भी हिंसा देखी है 2016 वाले चुनाव में, जब 40 लोगों का सिर्फ निर्विरोध नाम वो हो गया था, किसी को पर्चा तक नहीं खरीदना दिया गया था। उस समय भी प्रदेश की जनता ने इस देखा हुआ है। और आज आपने अभी एक वरिष्ठ पत्रकार जी ने एक बात ये भी बताई, सही कहा कि आपने कल देखा कि धरना प्रदर्शन की आड़ में किस तरीके से देश विरोधी नारे भी इसी आगरा के अंदर लगाए जा रहे थे। इस तरीके की मानसिकता है समाजवादियों की। अगर वोट बैंक में आप इतने अंधे हो जाएंगे कि देश बेचना पड़े तो देश भी बेच देंगे। आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाएंगे, आप गद्दारों के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप सीएनआरसी में इसी लखनऊ के अंदर आपने देखा था कि पुलिस के ऊपर किस तरीके से ईंटें पत्थर बरसाए गए थे। मीडिया कर्मी आप लोगों के ऊपर किस तरीके से आप लोगों के ऊपर ईंटें पत्थर, कैमरे और कई गाड़ियां जलाई गई थी। उस समय क्या अखिलेश यादव की आवाज आप लोगों के लिए उठी थी क्या? नहीं। लेकिन जो अपराधी गिरफ्तार हुए थे उनके घर इनके लोग पहुंच गए थे, इनके लोग वहां पर पहुंच गए थे, अपराधियों को बचाने के लिए पहुंच गए थे। लेकिन मीडिया और पुलिस वालों के एक के भी खाए गए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए ये लोग अपराधीकरण वाले लोग हैं, इनको अपराधी ही पसंद आते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता ने 2017 के बाद से इस उत्तर प्रदेश में देखा है कि अपराधियों का क्या हासिल हुआ है। और आने वाले समय में भी एक एक अपराधी उत्तर प्रदेश में जो बचा भी है वो भी बचने वाला नहीं है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त बनाने का जो सपना है उत्तर प्रदेश हम बना कर रहेंगे। जी, रणधीर जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, उनसे जवाब ले। रणधीर जी, आपने अमित जी को सुना होगा, अभी उनका कहना है कि पोल कैसी खुली 2016 में जो घटना हुई थी समाजवादी पार्टी के समय, उस अपराध को आपने नहीं गिनाया। बता दिया कि इसमें कहीं कोई पीछे नहीं रहा है। हर आदमी, जहां बात आती है सत्ता में अपने लोगों को मजबूत करने की, तो बहन जी रही तो 60 जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, अखिलेश जी आए तो 65 जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, योगी जी आए और सरप्लस ही रहे 67 जिला पंचायत अध्यक्ष हुए। कोई कहीं कोई पीछे नहीं रहा। और धरातल के वोट की बात की जाएगा तो वोट बैंक में जहां पे भी हर दल के लोग रहे, अपने अपने जिला पंचायत त्रिपंचायत चुनाव में अपने दलगत राजनीति से जुड़े हुए लोगों को जो चुनाव लड़ाया जिला पंचायत सदस्य का, उसमें तो सत्ता दल का तो बहुत बुरा हाथ रहा, ये जानिए। लेकिन ठीक है, इसमें अभी बीजेपी के पास बहुत समय है। 8 महीने में अगर बीजेपी अपनी जमीन को बहुत मजबूत कर लेगी, जिस हिसाब से डेली ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन पार्टी कार्यालय पे कोई मीटिंग ना चल रही हो। आज भी पार्टी के संगठन के लोगों की मीटिंग है, राष्ट्रीय कमेटी से लेके यहाँ तक प्रदेश कमेटी तक के जिला स्तर पे, तो ये सब काम कर रहे हैं अपने स्तर पे। अगर मजबूती कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मजबूती विपक्ष में तो ऑलरेडी अखिलेश यादव जी तो है ही हैं। और रही बात ओवैसी जी की भागीदारी संकल्प मोर्चा, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा ओवैसी जी, तो आपको क्या लगता है सर, अब विधानसभा चुनाव जो होंगे 2022 में, आखिर कौन होगा यूपी का सिकंदर? क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन अन्य जो दूसरे दल है वो कहीं न कहीं इन दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन टक्कर दोनों के बीच दिखाई दे रही है। अब वही तो है, माननीय ओवैसी जी भी आ चुके हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओम प्रकाश राजभर जी का सहारा लेके। अब देखते हैं कि ये कितना कर पाते हैं। बहुत कुछ इनसे होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इसके पहले बंगाल में गए, इनकी कहीं कुछ नहीं चली, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होने वाला नहीं। 2017 में भी ये 34 सीटों पे चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें ये अपनी जमानत जब्त कर चुके हैं। जी चलिए अमित जी, आखिरी कमेंट आपसे लूंगी, आपको क्या लगता है ओवैसी के आने से आपको नुकसान होगा? क्योंकि विपक्षी पार्टियों को तो होगा ही, विपक्षी पार्टियां मुस्लिम वोट साधने में जुटी हुई है, ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी को भी नुकसान होगा, मुस्लिम वोट जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी फायदे और नुकसान के लेकर चुनाव में नहीं जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किए और उसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। लेकिन जहां तक की बात है, लगातार आपने जो AIMM के प्रवक्ता है आदिम वकार, उनको भी आपने शायद सुना होगा, उन्होंने कहा एक बात कही कि क्या अखिलेश जी एक अपने को हटाकर एक मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों के बहुत बड़ा हितैषी है ना,
अपने को बताते तो क्या अपने को हटाकर सीएम के रूप से क्या किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? तो नहीं बनाएंगे। मतलब आज आप ये समझिए, देखिए चुनाव केवल हारना जीतना मकसद नहीं रह गया। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जी। मकसद ये है कि आप मुसलमानों के कितने बड़े ठेकेदार हैं उसका जवाब चलिए, ये तय तो करने देखने के वाली लिए। बात होगी अमित जी कि ओवैसी के आने से यूपी में किससे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बटेंगे। तमाम विपक्षी पार्टियां मुस्लिमों को साधने में जुटी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि अब यूपी में 2022 में कौन यूपी का सिकंदर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद चारों ही मेहमानों का समय की कमी के चलते। तो आपको बता दें, यूपी में ओवैसी फैक्टर अब कितना काम आएगा, कितना असर करेगा तमाम पार्टियों पर, क्योंकि विपक्षी पार्टियां मुस्लिमों को साधने में जुटी हुई है। ऐसे में ओवैसी की अगर दी एंट्री होती है तो विपक्षी पार्टियों को नुकसान तो होगा, लेकिन ओवैसी ने जब योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है कि मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो कहीं ना कहीं ये फायदा है बीजेपी के लिए, क्योंकि हिंदू वोट पूरा योगी आदित्यनाथ की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।